हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मौर्य एम्पायर के फाउंडेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे मौर्य स्टेट के पॉलिटी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप सभी को मालूम होगा, जिसमें हम काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ये वाला चैप्टर है जो हम डिस्कस करें, तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी इसका आप कह सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि आपको यूपीएससी, यूजीसी नेट एंड बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एज देंगी बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। ठीक है, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस, दैट इज व्हाट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो this is what we are supposed to discuss today, right? So basically Maurya administration and polity की अगर हम बात करें, चूंकि इससे पहले हमने बात कर ली थी मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट की, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, उसके फाउंडेशन की। इसमें हम बात करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले समझ लेते हैं मौर्य एम्पायर जो कि कुछ छोटा मोटा एम्पायर नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ा एम्पायर था। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये कवर करता था। इसी वजह से ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर कंसिडर किया जा सकता है। इसको आप इंडिया का फर्स्ट एम्पायर कंसिडर कर सकते हैं। इससे पहले भी कुछ कुछ एम्पायर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि नंदा एम्पायर, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था साइज में जितना बड़ा मौर्य एम्पायर था। मौर्य एम्पायर केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है। आप सब कॉन्टिनेंट की, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब केवल इंडिया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सब पार्ट्स आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हालांकि साथ ही में ये भी ध्यान रखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि श्रीलंका और एक्सट्रीम साउथ जो पार्ट है इंडिया का, वो नहीं आता है मौर्य एम्पायर में। एक्सट्रीम साउथ पार्ट से मेरा मतलब है तमिलनाडु एंड केरला। साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें 7 सिस्टर्स है, वो भी नहीं आती है। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, काफी बड़ा एरिया ये कवर करता है। काफी बड़े एरिया तक ये इसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। आप जरा सोचिए, कोई भी एम्पायर या कोई भी स्टेट अगर इतना बड़ा है साइज में, तो उसके लिए एक अलग मशीनरी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की भी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि क्या फर्क होता है स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में। तो सबसे बड़ा फर्क उसके कैंपस साइज में होता है। हम देखें तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। आप सभी में भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे, अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यूनिवर्सिटीज इन कंपैरिजन टू द स्कूल काफी बड़ी होती है, उनके कैंपसेस बड़े होते हैं, इसलिए उनका जो मशीनरी होती है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो स्कूल्स के कंपैरेटिवली एक एफिशिएंट होता है, काफी एफिशिएंट होता है, काफी इफेक्टिवली काम करता है और काफी एडवांस्ड होता है। ठीक है, ये तो आप अग्री करेंगे। इसी वजह से जो मौर्य एम्पायर था, जिसको हमने बात की इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, या इसमें भी जो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, इसमें प्रशासन करने के लिए एक अलग तरह की सिस्टम की जरूरत थी, एक अलग तरह की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी की जरूरत थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत थी, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, जिससे इतने बड़े एम्पायर को इफेक्टिवली रन किया जा सके। इसके लिए हमें काफी सोर्सेस हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर में रहा मौर्य एम्पायर में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पे देख पाएंगे ग्रीक हिस्टोरियंस के बारे में, राइट? ग्रीक हिस्टोरियंस। सो ग्रीक हिस्टोरियंस मौर्य एम्पायर के नेचर के बारे में एक चीज जो हमें बताते हैं, वो है इसका एज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड स्टेट? इसका मतलब ये है कि सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होगी एक किंग के एक व्यक्ति के पास, यानी कि किंग के पास, यानी कि किंग के हाथों में सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होगी। प्रोविंशियल्स जो चीफ्स होंगे वो भी किंग की मर्जी से ही काम करेंगे, अपने खुद इंडिपेंडेंटली वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट का मतलब होता है, यानी कि पूरा एम्पायर एक व्यक्ति की मर्जी से चलेगा, किंग की मर्जी से। अब ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन समझिए इसको कि क्या ये पॉसिबल भी था, वो भी उस समय में जब टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें उतना एडवांस नहीं थी। और अगर हम बात करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट की, तो हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक जैसा तरीका है। अच्छा, इसको कंपेयर कीजिए आज के इंडिया से। आज के इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जो सेंटर डिसीजंस लेती है वही सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किए जाते हैं।
वो भी यूनिफॉर्मली। ठीक है, ऐसी कई स्कीम्स हैं, कई गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज इंडिया में इम्प्लीमेंट करती है। वो इंडिया के कोने कोने तक यूनिफॉर्मली यानी कि उसी तरीके से, सेम तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, जबकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमारे पास एक इफेक्टिव मशीनरी है इसको करने के लिए। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वेल डिफाइंड है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मालूम है उन्हें क्या करना है। लेकिन ये सब इसलिए भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हुए हैं। लेकिन जरा कंपेयर कीजिए आज के इंडिया को मौर्य एम्पायर से। क्या मौर्य एम्पायर उस समय इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस था? और क्या ये पॉसिबल था उसके लिए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक जैसा पैटर्न रखना? अब चूंकि इंडिया काफी डाइवर्स है, आप एक जैसे नियमों को इंडिया पूरे इंडिया पर नहीं थोप सकते। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है हिस्टोरियंस के लिए भी आर्ग्यू करना कि वाकई में इंडिया एक सेंट्रलाइज स्टेट था मौर्य रूल के टाइम पर। और इस पर कई हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज हैं, जैसे रोमिला थापर को आप पढ़ सकते हैं। रोमिला थापर मैम की जो किताब है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप आर एस शर्मा को पढ़ सकते हैं। आर एस शर्मा के अलावा डी एन झा और बाकी ऐसे एंशियंट इंडिया के हिस्टोरियंस हैं। एंड मैं मोस्टली उपेंद्र सिंह मैं प्रेफर करता हूँ। मैं चैनल पे भी उपेंद्र सिंह के लेक्चर्स मोस्टली लेता हूँ, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। बट आपको जानना जरूरी है कि क्या वाकई में मौर्य एम्पायर सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था या नहीं, या फिर ये डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हम। एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम जब बात करें एक मौर्य एम्पायर जितने बड़े एम्पायर की, तो इसके लिए आपको चाहिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का मतलब यहां पर है आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर से, ठीक है, नौकरशाही से, जहां पे आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर जो है वो सर्व करेंगे, वो मदद करेंगे किंग की क्या करने में, एक एम्पायर को इफेक्टिवली रन करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये हमें समझने की जरूरत है। अब ब्यूरोक्रेसी चाहिए आपको, साथ ही में आपको एक लार्ज आर्मी चाहिए। लार्ज आर्मी इसलिए चाहिए ताकि आप अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर पाए अपने एनिमी से। तो आप एक ऐसी आर्मी रखना चाहेंगे जो कि लार्ज है और परमानेंट और रेगुलर आर्मी है, यानी कि वो केवल 6 महीने काम नहीं करेगी, क्योंकि एंशियंट इंडिया में या आप कहें एंशियंट वर्ल्ड में आर्मीज जो थी वो मर्सिनरीज की तरह काम करती थी, भाड़े की आर्मी हुआ करती थी, जो कई बार 6 महीने, कई बार ऐसा होता था किसान जो थे उन्हीं को 6 महीने खेती करने के बाद 6 महीने साल के आर्मी में सर्व करना पड़ता। तो ये तरीका छोड़ करके मौर्य एम्पायर ने परमानेंट आर्मी का आइडिया अपनाया, जिसमें आर्मी पूरे साल परमानेंटली रिक्रूटेड होगी और उसका काम होगा प्रोटेक्शन करना पूरे एम्पायर की दुश्मनों से। जैसे आज हमारी एक आर्मी है, आज हमारी आर्मी अवेलेबल है, रेगुलर है, 24 आवर्स अवेलेबल है, चाहे कोई वॉर हो इंडिया की या ना हो। ठीक है, सो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें जब हम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी आर्मी की बात कर रहे हैं जो पहले नहीं थी, क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं था, क्योंकि उतना बड़ा एम्पायर नहीं था, तो उतनी खास जरूरत थी नहीं, ना ही बड़ी आर्मी की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन अब एम्पायर का साइज बड़ा है, एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ है, पूरे लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एम्पायर कवर करता है, इसलिए बड़ी आर्मी चाहिए, बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर चाहिए। इसीलिए इनकी सैलरी जो होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, ह्यूज सैलरी होगी। अब जब आप आर्मी बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपको उनको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको चाहिए होगा रेवेन्यू, राइट। और रेवेन्यू का अगर हम देखें, रेवेन्यू जो है, इसलिए आप ये याद रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मौर्य एम्पायर के लिए, क्योंकि रेवेन्यू नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं होंगे एम्पायर के पास, तो वो कैसे खुद को इफेक्टिवली रन कर पाएगा? क्या वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी, उसको सैलरी पे कर पाएगा? क्या अपने आर्मी ऑफिशियल्स को सैलरी पे कर पाएगा? नहीं। और सैलरी भी देखिए कितनी ज्यादा थी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 48 पनास वहां के सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था मौर्य एम्पायर के। तो आप लगभग मान सकते हैं 50,000 के करीब पनास सैलरी हुआ करती थी पुरोहित जैसे बड़े आर्मी आप कह सकते हैं बड़े मिनिस्टर्स की।
चीफ मिनिस्टर्स की, आर्मी कमांडर्स की इतनी सैलरी हुआ करती थी, लगभग 50,000 पनास, ठीक है। और अगर हम बात करें सोल्जर्स की तो उनकी सैलरी होती थी 500 पनास। अब मान लीजिए अगर कई सौ लाखों हजारों हजारों में सोल्जर्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, तो कितना ज्यादा सैलरी बैठेगी। इसके लिए मौर्य एम्पायर को कितना सारे रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए मौर्य एम्पायर इतने सारे रिसोर्सेज कहां से एक्यूमुलेट करेगा, वो करेगा एग्रीकल्चर और बाकी तरह तमाम सोर्सेस से। विल डिस्कस दैट, ठीक है। वो कौन कौन से सोर्सेस थे जहां से मौर्य एम्पायर अपने सोर्सेस एक्वायर कर रहा है। ओके, नाउ बेसिकली नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि हमें मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अर्थशास्त्र एक टेक्स्ट है जिसे कौटिल्य ने लिखा है, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। और ये ध्यान रखना है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब ये सलाह दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऐसा हुआ है। ये नहीं बोल रहा है, ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव होता है जैसा हुआ है वैसा लिख देना। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि बता रहे करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए एक एम्पायर को, एक किंग को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बता रहा है क्या हुआ था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में ये नहीं बताता क्या हुआ था मौर्य एम्पायर में, बल्कि ये बताता है कि एक एम्पायर को क्या करना चाहिए। अब ये जब ये बता रहे क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें बड़ा ध्यान से इस टेक्स्ट को समझना है, क्योंकि क्या हुआ था ये हमें इससे पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस की तरह है, जो कि गाइडलाइंस है गुड एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल लेवल पे एक तो सेंटर होगा, आप ऐसे इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंटर होगा, यानी कि सबसे आप कह सकते हैं नेशनल लेवल। मैं यहां इसको साइड में लिख देता हूं, ठीक है, नेशनल लेवल पर, इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। सेंटर के बाद आएंगे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, ठीक है। प्रोविंसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हमारे आप कह सकते हैं, हम वैसे उन्हें मंडल्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें ब्लॉक बोल सकते हैं। ब्लॉक्स के बाद विलेजेस आएंगे। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले सेंटर है, यानी कि केंद्र सरकार, नेशनल लेवल की सरकार। फिर दूसरा जो लेवल होगा वो होगा प्रोविंसेस का, यानी कि स्टेट लेवल की सरकार। स्टेट के बाद होंगे डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जिले के लेवल की सरकार। फिर होंगे ब्लॉक्स, यानी कि जिले से छोटी इकाई जो होती है वो है कई गांवों का एक ग्रुप, कई गांवों का या कई शहरों का एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को ब्लॉक्स बोला जाता है। फिर आ जाता है विलेजेस, यानी कि गांव। तो सबसे छोटी यूनिट हमारी गांव हो जाएगी, और गांव कई गांव लगभग 5 से 10 या 15 गांवों को मिलाकर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। कई ब्लॉक्स को मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर प्रोविंसेस बनते हैं, और प्रोविंसेस को मिलाकर के सेंटर बनते हैं। तो अगर आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहते हैं तो आपको ये पूरी हायरार्की समझनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही में आप सभी, आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी जो एज अ आईएएस, एज अ जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप सर्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और फिर जाकर के आप प्रोविंसेस एंड सेंटर लेवल पे सेक्रेटरी में काम करेंगे एज अ सेक्रेटरी। तो ये हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंटर की। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ही बात की हुई है, तो सीधा इन्होंने उसके बाद बात की है प्रोविंसेस की, ठीक है। तो सेंटर की बस ये थोड़ी ही लाइन दी हुई इन्होंने, उसके बाद ये जो पूरी बात की है इन्होंने, इसके बाद यहां से जो बात की इन्होंने वो प्रोविंसेस की है, ठीक है। ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, किंग वाज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूरी सरकार के हेड, सब कुछ किंग के पास है, ये ध्यान रखिए। आज ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द हेड ऑफ इंडिया, नोबडी इज हेड ऑफ इंडिया, नोबडी ओन्स इंडिया। किसी के किसी के डैड का नहीं है इंडिया, इंडिया हम सबका है। अगर कोई भारत में अगर कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति भी है, तो वो भी देश का मालिक नहीं है। वो सरकार के मालिक हो सकते हैं, देश के मालिक नहीं। और सरकार जो है वो टेम्परेरी हिस्सा होती है एक देश का, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन
यहां पे माना जा रहा है कि ही इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज हेड ऑफ द एंटायर एम्पायर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब किंग अकेले काम नहीं करेगा, किंग को मदद की जाएगी मिनिस्टर्स के द्वारा। मिनिस्टर्स जो होंगे वो उनको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, जिन्हें आप कह सकते हैं महामंत्र्यास। ठीक है, महामात्यास, महामात्यास बोला जाता है वैसे इन्हें। सो महामात्यास इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जो किंग को एडवाइस करते थे, उनको असिस्ट करते थे उनके काम में। तो आप कह सकते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर थी जिसको महामात्यास बोला जाता था, महामात्यास। ठीक है, अब अगर जो भी महामात्या सजेस्ट करे, किंग के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है, किंग उन्हें चाहे तो मान सकता है उन सलाह को या नहीं भी मान सकता है। ठीक है, वो बस एक सजेस्टिव बॉडी की तरह काम करेंगे जो महामात्यास होंगे। ठीक है, ये पूरा सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्कस करा। अब बात कर लेते हैं स्टेट लेवल की। तो एम्पायर जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, इसको यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, सो एम्पायर जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सबसे पहला है नॉर्थ वाला प्रोविंस, ये पूरा नॉर्थ वाला है। ये हमारा वेस्ट वाला प्रोविंस हो गया, ये हमारा साउथ वाला, और ये हमारा ईस्ट वाला। लगभग एक रफली आप मान सकते हैं, ब्रॉड आइडिया आप लगा सकते हैं इससे। तो जो नॉर्थ वाला प्रोविंस है उसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला, ये ध्यान रखें, उसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। और जो वेस्ट वाला है उसकी कैपिटल क्या है? उज्जैन। तो आप कह सकते हैं 4 प्रोविंस है मौर्य एम्पायर में, 4 प्रोविंसेस थे। नॉर्थ वाला प्रोविंसेस, इसको हम नॉर्थ बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ प्रोविंस, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। फिर है हमारा वेस्ट वाला प्रोविंस, इसकी कैपिटल उज्जैन थी। फिर हमारा साउथ वाला, साउथ की कैपिटल थी स्वर्णागिरी। ठीक है, तो ये हमारा साउथ वाला हो गया, और ये हमारा है ईस्ट वाला। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट प्रोविंस हो गया। एंड जो ईस्ट प्रोविंस की कैपिटल थी वो थी तोशाली, मैं यहां लिख देता हूं तोशाली। ठीक है, वो आप यहां पे भी देख पाएंगे, एक सेकेंड। तो यहां पे आप देख पाएंगे तोशाली इन ओडिशा। ठीक है, तक्षशिला इन नदर वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आप कह सकते हैं। उज्जैन, अभी हमने उज्जैन को भी देखा था, ये कहां पे? मालवा में, यानी कि वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, और ये स्वर्णगिरी हमारी साउथ इंडिया की। ठीक है, और जो कैपिटल थी पूरे एम्पायर की वो थी पाटलिपुत्रा, ये वाली। ठीक है, और तोशाली कहां पे? यहां पे। आप ईस्ट को ऐसा पूरा ये मान सकते हैं, ईस्ट। ठीक है, तोशाली यहां पे। ठीक है, तोशाली यहां पे दिया हुआ नहीं है मैप में, डोंट वरी, उसके लिए डू नॉट वरी अबाउट इट, बट यहां पे आप मार्क कर सकते हैं इसको, तोशाली। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये ध्यान रखना है आपको, प्रोविंसेस जो थे, प्रोविंसेस को एडमिनिस्टर कौन करते थे? प्रोविंसेस को एडमिनिस्टर करते थे रॉयल प्रिंसेस, राजकुमार। देखिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेंटर में हेड कौन है? किंग, लेकिन प्रोविंसेस में हेड कौन है? प्रिंस, यानी कि राजकुमार, उनके बेटे। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, अशोका जो थे, अशोक भी जब वो राजकुमार थे तो वो उन्होंने सर्व किया था दो प्रोविंशियल कैपिटल्स में। आप उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। दो आप कह सकते हैं, दो जगह थी, सिटीज का नाम आप कह सकते हैं, जहां पे अशोका ने सर्व किया था किंग बनने से पहले। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी वो 2 सिटीज थी जहां पे अशोका ने सर्व किया था। ठीक है, एम्परर बनने से पहले। अब बात कर लेते हैं, रिवेन्यू कलेक्शन का काम किसका होता था? समाहर्ता का। समाहर्ता को आप कह सकते हैं कलेक्टर जनरल। तो समाहर्ता एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम करते थे, ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस।
आज हमारी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। डू यू रिमेम्बर कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न, ठीक है, उसका अलग अलग टैक्स होगा। सो इन सेम मैनर वी हैव द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस in in the Maurya Empire, and that minister of finance is known as Samaharta. So finance minister को आप क्या कहते हैं? Samaharta. Keep this in your mind, right? Samaharta. Okay. Now let's proceed further. एंड उसके बाद इनको मदद करते थे ट्रेजरार्स। जैसे अपनी कॉलेज में भी, आपकी यूनिवर्सिटीज में ट्रेजरार के लिए इलेक्शंस होते होंगे। ट्रेजरार का काम क्या होता था? रिकॉर्ड कीपिंग रखना। रिकॉर्ड रखना किसका? कि टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ है, इसका रिकॉर्ड रखना। सो ये काम होता था ट्रेजरार का। ट्रेजरार अलग होते थे और जो जनरल कलेक्टर जिन्हें आप समाहर्ता बोलते हैं वो अलग होते थे। समाहर्ता मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरह होते थे, वित्त मंत्री की तरह, ठीक है। आ जाते हैं अब हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था वो था स्थानिका। ये ध्यान रखिए, स्थानिका। एंड अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल पे, मैंने बताया था ना, अभी देखिए एक सेकेंड, यहां पे आप देख पाएंगे पहले सेंटर है, फिर प्रोविंस है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट्स का कौन है हेड? डिस्ट्रिक्ट्स के हेड ये रहे, स्थानिका, ठीक है, ये रहे स्थानिका। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स के बाद क्या है? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये विलेजेस से बड़े हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट से छोटे हैं। तो ब्लॉक्स में क्या होता है? 10 से 5 से 10 ऐसे गांव होते हैं, तो उसी को ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक्स किसके अंडर होते थे? गोपास के, ठीक है। तो गोपास इंचार्ज होते थे किसके? 5 to 10 विलेजेस, यानी कि 5 से 10 गांव के मुखिया होते थे गोपास, ठीक है। और अगर हम बात करें एक गांव का मुखिया किसको कहा जाता था? एक गांव का मुखिया कौन होता था? जो पूरे गांव की एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वो था ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीणी। अगर शहरों की बात करें तो नगरिका। नगरिका होते थे जो एक शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। टैक्स की बात करें तो किंग कितना टैक्स लेते थे? 1/6। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 6 kg प्रोड्यूस किया है तो 1 kg आपको क्या करना पड़ेगा? किंग को देना पड़ेगा। क्या ये काफी है या कम लग रहा है आपको? कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ठीक लग रहा है। अगर आप 6 kg अनाज उगा रहे हैं तो आपको 1 kg किसको देना पड़ेगा? किंग को, एज अ टैक्स। पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं, देखने में तो लग रहा है हाँ इतना तो देना ही चाहिए, इतना टैक्स तो बनता ही है किंग का, 1/6। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कभी कभी 1/4 भी देना पड़ जाता था, 1/4 भी देना पड़ जाता था। इसका मतलब ये अगर आप मान लीजिए 40 किलो उगा रहे हैं तो आपको 10 किलो तो अनाज सरकार को देना पड़ेगा, तो आपके पास कुल 30 किलो बचेगा। यानी कि काफी अनाज तो आपने सरकार को दे दिया। कई बार तो ऐसा भी माना गया 1/3 भी। तो अगर आप 30 किलो उगा रहे हैं तो आप 10 किलो किसको दे रहे हैं? सरकार को, किंग को दे रहे हैं, 20 किलो आपके पास बचेगा। इस तरह से तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा एक्सप्लोटेशन होता था मौर्य एम्पायर में भी किसानों के ऊपर। अब बात कर लेते हैं रिवेन्यू कहां कहां से आता था। तो इसके बारे में अर्थशास्त्र में बताता है, वो बताता है कि रिवेन्यू के सबसे बड़े सोर्सेस क्या है? लैंड। अभी हम आगे भी ऊपर की भी बात करेंगे, पहले ये समझिए लैंड जो थी, यानी कि लैंड जो थी, ऐसा माना जाता था लैंड जो थी वो किंग ओन करते थे, राजा की होती थी पूरे साम्राज्य की जो जमीन थी। यानी कि प्राइवेट लैंड, हमारे पास प्राइवेट लैंड नहीं थी मौर्य एम्पायर में। सारी लैंड जो थी, सारी जमीन जो थी वो किंग ओन करता था, किंग मालिक होता था वो सारी जमीन का। और जो फॉरेस्ट होते थे, माइंस होती थी, मैन्युफैक्चर, सब उस पे सब पर स्टेट की मोनोपोली होती थी, स्टेट का ही अधिकार होता था। वही स्टेट यानी कि सरकार ही कर सकती है जो कर सकती है। किंग यानी कि मौर्य एम्परर ही कर सकते हैं जो उसका कुछ यूज कर सकता है, कॉमन पीपल नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें करना है तो वो सरकार की मर्जी से करना पड़ेगा। इसके अलावा ऊपर जो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई इसमें दिया हुआ है कि सरकार को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केटिंग पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए। यानी कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है। क्या ये वाकई में सोशलिस्ट है? नहीं। सोशलिस्ट ये एक तरह से मतलब कंट्रोल तो सरकार का होगा, स्टेट कंट्रोल्ड होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, लेकिन ये लोगों के फायदे के लिए नहीं है सरकार का कंट्रोल। ये फायदे के लिए किसके? स्टेट के फायदे के लिए। सरकार अपने ही फायदे के लिए कंट्रोल कर रही है। आज क्या होता है? सरकार सरकारी स्कूल खोलती है, सरकारी बैंक्स खोलती है,
सरकारी दफ्तर खोलती है ताकि आम लोगों को फायदा हो पाए, सब्सिडीज देती है ताकि आम लोगों को फायदा हो पाए। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, उस समय कोई सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स नहीं थे उधर, कोई लेनिन नहीं थे, माओ नहीं थे, ठीक है। तो वहां पे सरकार अगर सारी चीजें ओन कर रही है, वो लोगों के फायदे के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि सरकार को रिवेन्यू चाहिए, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को सस्टेन करने के लिए आपको रिवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए, वो कैसे भी आपको लाना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस तरह के तरीके अपनाती थी। सरकार इरिगेशन पे भी टैक्स लगाती थी, कई टैक्सेस वो लगाती थी, इरिगेशन पे लगा रही है, अर्बन हाउसेस पे, कस्टम टोल्स, हर जगह जहां जहां टैक्सेस की गुंजाइश है, हर जगह टैक्सेस लगाए जाते थे ताकि सरकार को पैसा आ सके। अगर जस्टिस की बात करें, अब जस्टिस की बात कर लेते हैं, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जस्टिस आप सभी जानते हैं, हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नाम सुना होगा। वहां पे भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं होते थे, लेकिन दो तरह के कोर्ट्स होते थे। पहला बोला जाता था धर्मास्थिया। धर्मास्थिया, धर्मास्थिया कौन होते थे? जो सिविल लॉज के देखते थे। सिविल लॉज मतलब जैसे कि जो मैरिजेस से जुड़े हैं, जो इनहेरिटेंस आप कह सकते हैं ना, जो घर का कहीं ना कहीं लड़ाइयां होती है या शादी ब्याह का कुछ मसला होता है, सिविल लॉ से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा जो है कंटका शोधा, कंटका शोधा किससे जुड़ा हुआ है? क्राइम से। ये देख ये जो चीजें होती थी, ये जो कोर्ट होते थे, वो क्राइम से जुड़ी चीजों को देखते थे, क्राइम, ठीक है, क्राइम से जुड़ी चीजों को डील करते थे कंटका शोधा जो कोर्ट होते थे। लेकिन जो धर्म स्थायी कोर्ट होते थे, वो मैरिजेस, इनहेरिटेंस, इन सब से जुड़ी चीजों को देखते थे। पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट बहुत भयानक दी जाती थी, बहुत कठिन पनिशमेंट। हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट दिए जाते थे, जीभ काट दी जाती थी, यहां तक कि डेथ भी दी जाती थी एज अ पनिशमेंट। अब बात कर लेते हैं अशोका के धम्मा के बारे में। अशोका के धम्मा के बारे में अगर हम बात करें, मैं बाकी सब रब कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, धम्मा के बारे में अगर हम बात करें अशोका के, सो अशोका का धम्मा जो है बेसिकली किसके बारे में? सो अशोका का धम्मा अगर हम बात करें, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रोवाइड करता है राइचियस किंग का। मतलब एक ऐसा किंग जो लोगों की भले के लिए बात करता है, उनके भले के, उनके उनके वेलफेयर के लिए बात करता है। अशोका अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं अपनी खास, एटलीस्ट अपने एडिक्ट्स में तो वो ऐसा दावा करते हैं कि वो एक ऐसे किंग है जो वोट्स नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल। इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे युक्तास है, रजुक्स है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, प्रदेशिकास है, जो हेड डिस्ट्रिक्ट्स के हेड होते थे। इनको बोला गया कि ये हर 5 साल में एक टूर पर जाएं, धम्मा के टूर पर। ये कौन सा एडिक्ट में बोला गया, ध्यान रखिएगा, मेजर रोक एडिक्ट थर्ड में बोला गया। मेजर रोक एडिक्ट थर्ड में बोला गया है। क्या बोला गया है कि जो प्रदेशिका है और जो रजुक्स हैं या युक्ता से कौन है, मिनिस्टर्स, इनको बोला गया हर 5 साल में धम्मा के टूर पे जाए और लोगों को गाइड करे धम्मा के बारे में। अब ये धम्मा क्या है? अशोक का धम्मा का मतलब आप कह सकते हैं जो जिसमें वो बात करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, जिसमें वो बात करते हैं टॉलरेंस की, एक दूसरे के धर्म के लिए सहानुभूति की। कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का आइडिया नहीं है, प्लीज इसको सेक्युलरिज्म मत मान लीजिएगा। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सरकार धर्म से कोई वास्ता नहीं रखेगी। लेकिन यहाँ पे अशोका ये नहीं कह रहे हैं, अशोका कह रहे हैं वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि सीधा बौद्ध धर्म की बात उन्होंने नहीं कही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनका जो धम्मा था वो कई धर्मों से टीचिंग्स लेकर के बना था, जिसमें बड़ों का सम्मान करना शामिल था, जिसमें बलि को बैन किया गया। देखिए आगे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें की गई, विल डिस्कस दैट। हाँ, मैं जिस कई बार ये भी बोला गया, कई एडिक्ट्स में ये भी बोला गया कि अशोक अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानेंगे और उनकी हिफाजत भी अपने बच्चों की तरह करेंगे, जिसे पैटर्नलिस्टिक डिक्टेटरशिप बोला गया है। यानी कि एक ऐसी डिक्टेटरशिप जहां पे राजा अपने आप को पिता के समान मान रहा है। जैसे हमारे पिता हमारे लिए, हमें लगता है कि हमारे पिता एक डिक्टेटर है, लेकिन साथ ही में वो हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए काम करते हैं, हमारे फायदे के लिए अक्सर सोचते हैं, तो हमें उनकी डिक्टेटरशिप इसलिए अच्छी भी लगती है।
वैसी डिक्टेटरशिप की बात अशोका करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी प्रजा मेरे बच्चों की तरह है। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि जो वेलफेयर है, वेलफेयर जो है और हैप्पीनेस है, वो सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि बाकी सिर्फ मौर्य एम्पायर में नहीं, बाकी जो आप कह सकते हैं नेबरहुड में, वहां पे भी हैप्पीनेस एंड वेलफेयर को स्प्रेड करना है, स्प्रेड करना है। एंड ये रिकॉग्नाइज करने की बात की उन्होंने कि हमें इम्पार्शियल होना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, टॉर्चर नहीं करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि हर 5 साल के बाद ये देखा भी जाएगा कि क्या वाकई में ये काम किया भी जा रहा है, क्या धम्म का प्रचार किया भी जा रहा है या नहीं। ये देखिए, ये कौन से एडिक्ट में बोला गया है? कलिंगा के रॉक एडिक्ट फर्स्ट में बोला गया है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अशोका के एडिक्ट्स। देख लीजिए यहाँ पे अशोका के एडिक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स ये वाले देख पा रहे होंगे, सहबाजगरी, मनसेरा, कांधार, गिरनार। ये गिरनार का जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें नेशनल म्यूजियम में भी मिलता है जो दिल्ली में है। उसके अलावा कालसी, ठीक है, सोपारा, सारनाथ, अमरावती एंड धोली, बहुत सारी ऐसी जगह ये आप देख लीजिएगा। पिलर एडिक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, मेरठ, दिल्ली। एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, टेरिटोरियल लिमिट्स, ये टेरिटोरियल लिमिट्स है, यानी कि यहाँ तक एम्पायर फैला हुआ था, बाकी जगह नहीं, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी आप लोगों को बताना, वो ये कि अशोका अपने जो रॉक एडिक्ट 6 है, ठीक है, रोक मेजर रॉक एडिक्ट, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये कैटेगरी आप देख सकते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स। इन मेजर रॉक एडिक्ट्स में 14 अशोका के आदेशों के बारे में लिखा हुआ है जिन्हें एडिक्ट्स बोला जाता है। तो हर इंस्क्रिप्शन ऐसे जितने भी आप देख रहे पा रहे हैं ना मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये 14 है नंबर में। और इनमें से जो छठा जो एडिक्ट है उसमें बोला गया, अशोका ये बोलते हैं कि अपने मिनिस्टर्स को ये बोलते हैं कि जहां भी हूं मैं, मेरे को लोगों के बारे में बता देना है। मतलब वो ये बोल रहे हैं अपने मिनिस्टर्स से कि मुझे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए मेरी प्रजा के मसलों के बारे में, उनकी उनसे जुड़े मुद्दों के बारे में मुझे तुरंत इंतजार किया जाए, मुझे खबर की जाए, मैं भले ही कहीं भी हूं। तो ऐसा अशोक बोल रहे हैं। अशोक बोल रहे हैं अगर वो बेडरूम में है, गुसल खाने में, पता नहीं कहाँ, गौशाला में है, बाथरूम में है, वो कहीं भी है, उनको तुरंत लोगों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, लोगों कि लोगों के जो जीवन निर्वाह है वो सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट। ये सारी चीजें मेजर रॉक एडिक्ट 6 में उन्होंने बोला है कि उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि कितने एक्सेसिबल थे। हमारे तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतने एक्सेसिबल नहीं होते हैं, हमारी क्लास, हमें तो हमारे स्कूल टीचर्स इतने एक्सेसिबल नहीं थे, हालांकि इतना एक्सेसिबल होना पॉसिबल भी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। वी हैव टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड उसके बीच में एक वो भी होता है, बट स्टिल अशोका ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको हर जगह इंफॉर्मेशन मिले। दैट्स वेरी दैट्स टू मच, एनीवे। इसके अलावा उन्होंने रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की बात की, सारे धर्मों को एक साथ रहने की बात की है, भेदभाव ना करने की बात की। आज इंडिया में क्या हो रहा है, मुझे लगता है इंडिया को आज बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अशोका से। मेजर रॉक एडिक्ट 6, 7 एंड 12, उसमें बात क्या की गई है, उसमें बात की गई है जितने भी रिलीजियस एस्थेटिक्स हैं, यानी कि साधु हैं, भिक्षु हैं, उनको ऑनर करने की बात की गई, उनका सम्मान करने की बात की गई, हॉस्पिटल्स बनवाने की बात की गई है, ह्यूमंस के ट्रीटमेंट्स के लिए, यहां तक कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट्स के लिए भी मेजर रॉक एडिक्ट 2 में बात की गई है, ठीक है। और ये बात बार बार दोहराई जा रही है। एंड एनिमल स्लोटर को बैन किया गया, जानवरों की बलि जो दी जाती थी उस पर पाबंदी लगाई गई अशोका के द्वारा। एडिक्ट्स में बोला गया कि धम्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए ऑफिशियल्स को बोला गया, ठीक है। सो ये सारा अशोका का धम्मा था। अब बात कर लेते हैं मौर्य एम्पायर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट थी, बैकबोन थी इकोनॉमी की, क्योंकि इसके बिना तो इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरी शुरुआत की जो भी इकोनॉमीज थी बहुत इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं थी, ना ही वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर थी इसलिए, और इसलिए सबसे ज्यादा टैक्स भी उधर से आता था। देखिए लार्जेस्ट सेक्टर है जहां पे
टोटल रेवेन्यू का शेयर जो है वो भी सबसे ज्यादा इसी सेक्टर से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। और जो स्टेट को रेवेन्यू आ रहा है वो भी इसी से ज्यादा आ रहा है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो भी इसी से, यानी कि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था सरकार के पास, यहीं से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, नौकरियां मिल रही थी लोगों को, और यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर था। अगर हम बात करें इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स, आई होप कि आपको मालूम होंगे तीनों सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर बात करें बाकी चीजों की, देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, the fact the fact that the agrarian sector could produce a substantial surplus was a major factor in the diversification of the economy beyond subsistence to the commercial production. Keep this in your mind, economy beyond the subsistence to the commercial production. आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो आप या तो सब्सिस्टेंस के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए करते हैं, उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना आपको जरूरत है। लेकिन इकोनॉमी तब ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी तब ग्रो करेगी जब आप उतना प्रोड्यूस करें जितना आपको जरूरत नहीं है, बल्कि उतना प्रोड्यूस करें जिससे आप बाकियों को भी वो प्रोड्यूस जो है वो क्या कर पाए, उनको वो एक्सचेंज कर पाए, यानी कि आप इतना प्रोड्यूस करें कि बाकियों को भी वो मुहैया करा पाए। इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। तो कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन करना, आप इतना प्रोडक्शन करें कि आप उसे बेचें, दूसरे लोग खरीदें, ठीक है। दूसरे लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, वो खेती नहीं करेंगे, आप खेती करें तो आप उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, एक्सचेंज करेंगे उनके साथ, वो खरीदेंगे, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं काम, वो कुछ और कर रहे हैं तो वो कुछ और करेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंस, तो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी जो थी वो सबसिस्टेंस से हट करके कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर रही है। पहले लोग सिर्फ जीने के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, जीवन यापन के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, अब लोग को बेचने के लिए, मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट स्पिरिट थोड़ा थोड़ा आने लग गई है, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो स्पिनिंग, वीविंग सबसे इंपॉर्टेंट था। कपड़े बुनकर, ये सब जो कपड़े बुनना एंड बाकी तमाम चीजें, इसमें कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन यहीं से आता था, सबसे ज्यादा जो स्पिनिंग से आ रहा है, वीविंग से आ रहा है, ठीक है। अलग अलग फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। काशी बनारस का नाम सुना होगा, जहां पे साड़ियां बड़ी फेमस है, बनारस की साड़ियां। वंगा जो कि बंगाल में था, कमरूपा जो कि आसाम में, यहाँ के कपड़े बड़े फेमस थे। सिल्क को तो चाइनीज सिल्क बोला जाता था, इससे पता चलता है चाइना से सिल्क का ट्रेड होता था। मेटल के हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। आयरन फर्नेसेस मिले, जिससे पता चलता है कि आयरन का इस्तेमाल कितना बढ़ गया था। वुडवर्क, लकड़ियों का काम मिला है, जिसे शिप बिल्डिंग के लिए यूज किया गया, कार्ड्स बनाने के लिए यूज किया गया, रथ बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए। इवन अशोका ने खुद के जो पैलेस था जो पाटलिपुत्रा में बनवाया, वो भी लकड़ी का था, ठीक है। स्टोन की बात करें, स्टोन वर्क की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे चिन्नूर का जो बेसिकली आप पॉलिश्ड बात कर सकते हैं, जो अशोका के पिलर्स थे वो इसी पत्थर से बनवाए गए हैं, इससे और काफी शाइनिंग थी उनमें, जो दिखाते हैं काफी हाईली एडवांस थे वो लोग, ठीक है। रॉक्स की बात करें, इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड थी। डाइवर्सिफाइड मतलब इकोनॉमी केवल एग्रीकल्चर पर ही नहीं डिपेंडेंट थी, बाकी भी चीजें थी जो कमर्शियल पर्पस के लिए की जा रही थी। तो आप देखेंगे सबसिस्टेंस, देखिए द इकोनॉमी हैड डज डेवलप्ड फॉर beyond subsistence production to the very sophisticated level of the commercial craft production. So sophisticated level का हमें commercial production देखने को मिला, craft production देखने को मिला, माफ कीजिएगा, craft production जिसमें वो कपड़े, weaving, metal का काम, stone work and lot of things are coming in this category, जो commercial purpose के लिए produce किया जा रहा है, ठीक है। क्राफ्ट्स प्रीडोमिनेटली हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होता था, क्योंकि कैस्ट सिस्टम था, तो ऑब्वियसली पिता का काम बेटा करेगा, उनकी जाति के हिसाब से उनको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो क्राफ्ट होते थे उनके हेड यहाँ पे पामुखा दिया हुआ है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। श्रेणी के बारे में याद रख लीजिएगा, गिल्ड्स हुआ करती थी, गिल्ड्स का काम होता था अपने इंटरेस्ट को, गिल्ड्स क्या होती थी, गिल्ड्स इज अ ग्रुप, मर्चेंट्स के ग्रुप को आप गिल्ड्स कह सकते हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे। ट्रेड यूनियंस की तरह आप इन्हें मान सकते हैं आज के। ट्रेड की बात करें तो प्रोडक्शन जो था, ये ध्यान रखिए, इसको समझ लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस बियॉन्ड सब्सिस्टेंस इज अ फ्यूटाइल अनलेस सरप्लस एज एक्सचेंज वैल्यू। इसमें बात की गई है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी सरप्लस में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो प्रोडक्शन आप
एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ उसको एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप प्रोडक्शन अगर सरप्लस में कर रहे हैं और आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं और बदले में आप पैसा कमा रहे हैं, तब उसका फायदा है, और तब देश को भी फायदा है, एम्पायर को भी फायदा है, स्टेट को भी फायदा है। इसलिए इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाइड होने लगी, एक्सपैंड होने लगा, उसका एक्सपेंशन होने लगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज बढ़ने लगा, वो भी किस चीज का, कई तरह की चीजों का, चाहे वो लग्जरी चीजें हो या बाकी तमाम सबसिस्टेंस की चीजें हो। अब ट्रेड के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी चाहिए, पॉलिटिकल क्लाइमेट जहां पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो। तभी तो मौर्य एम्पायर जैसे बड़े एम्पायर में जहां पे आर्मी है, कोई भी क्योस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, एनार्की नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सकता है आसानी से। ओवरसीज ट्रेड के भी हमें रेफरेंस मिलते हैं बुद्धिस्ट जातका से, जिससे पता चलता है कि ओवरसीज ट्रेड होते थे मलाया में, श्रीलंका, बर्मा, यानी कि समुद्र पार जाकर के ट्रेड किए जा रहे हैं। सो वी हैव एविडेंस ऑफ दिस ऑल्सो। कॉइन्स की बात करें तो मौर्य कॉइन्स को पनास बोला जाता था, सिल्वर कॉइन्स होते थे